हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अगर हम बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। आखिर इतने लंबे समय अवधि के बीच में दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। और आखिर जितने वंश शासन करते हैं उनका कौन सा क्रम होता है, क्या वे इनका क्रम किस तरह होता है, इन सब के बारे में देखते हुए हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। देखा जाए दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। वे 5 वंश होते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, दूसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिरी जो वंश होता है लोधी वंश होता है। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं और इनका ये क्रम ही होता है कि ये 5 वंश ये हैं। अगर 5 वंश हैं, आखिर है जैसे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित आपको यह कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कैसे क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश शासन करते हैं, या दिल्ली सल्तनत पे जो कई वंश दिए रहेंगे उन वंशों में आपको चूज करना रहेगा हाँ ये वंश है। उसके साथ साथ आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली वंश के संस्थापक कौन है, या दिल्ली सल्तनत के पहले संस्थापक कौन है, या दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन है। इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक है, कौन से राजा शासन करते हैं, इन सब के बारे में। वैसे देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा बताया गया था, तुगलक वंश बताया गया था। सबसे कम शासन करने वाला बताया गया था, खिलजी वंश बताया गया था, ये बताया गया था। इसके साथ साथ अब दिल्ली सल्तनत से जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश शासन करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब अगर घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जा सकता है क्या गुलाम वंश के प्रारंभ से लेकर मुगल काल के प्रारंभ के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेकर इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। या गुलाम वंश के प्रारंभ से लेकर लोदी वंश के अंत के समय अवधि के बीच के दिल्ली सल्तनत काल का कार्यकाल कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। आप अपनी अभी जो भी क्लास चल रही है, आप अगर आपके पास पीवाईक्यू हो या कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो आप उनको सॉल्व करते रहिए। देखिए क्या हमने जो अध्ययन कर रहे हैं या जो पढ़ाया जा रहा है उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार उसके बाद आप अपने अध्ययन को या अपनी तैयारी को फिर पुनः अपने अग्रसर बनाते रहिए। हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे आपको कल बताया गया था कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का अंत हो गया था, उसके बाद नया वंश कौन सा प्रारंभ हो गया था। नया वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, वह चौथा वंश होता है जो सैयद वंश होता है। सैयद वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो आपको बताया गया था 1414 से लेकर 1450 ईस्वी के बीच सैयद वंश का कार्यकाल होता है। एक बार हम लोग कल की क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको देखा जाए तो बताया गया था 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूर भारत पे आक्रमण करता है। क्या होता है, 1300 आक्रमण करता है। उसमें शासक कौन होता है, नासिरुद्दीन। 1398 ईस्वी में जो तैमूर होते हैं या मध्य एशिया के जो शासक होते हैं या सेनापति होते हैं तैमूर होते हैं, वे 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करते हैं। उस समय भारत में क्या कह सकते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते हैं नासिरुद्दीन शाह होते हैं। इन्होंने जब ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, तैमूर जब दिल्ली की बागडोर पे या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते हैं, तो नासिरुद्दीन अपनी जान बचा के भाग जाता है। कह सकते हैं कि दिल्ली को वैसे ही छोड़ देता है अपने हालात में। और इस प्रकार जब तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात उसे विजित हो जाता है, तो अंत में देखा जाए तो 1412 ईस्वी में जो नासिरुद्दीन शाह होते हैं, 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है। ये आपको बताया गया था। उसके बाद जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार तुगलक वंश का अंत हो जाता है। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पे जो वंश होते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश होता है, इसके बाद जो प्रारंभ होता है, अगला वंश जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अब देखा जाए तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का कार्यकाल आपको बताया गया था कि 1414 ईस्वी तक होता है। लेकिन 1412 ईस्वी में इनका नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। 2 वर्ष के बीच में आखिर इसका समयावधि कौन हो, 2 वर्ष के बीच में अगला सुल्तान कौन होता है, इन सब के बारे में देखते हैं। जो दिल्ली सल्तनत के जो सरदार होते हैं, दौलत खां को, यहाँ अगला पॉइंट, सरदारों ने
सरदारों ने तैमूर आक्रमण के पश्चात तैमूर आक्रमण के पश्चात तैमूर आक्रमण के पश्चात दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बनाते हैं। क्या कहते हैं, जैसे जब नासिरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है, नासिरुद्दीन शाह मृत्यु के पश्चात जो दिल्ली के लोग होते हैं, दिल्ली के जो सरदार होते हैं, वे दौलत खां को अपना अगला सुल्तान नियुक्त करते हैं। उसके बाद कब नियुक्त करते हैं, ये जो 1412 में उनकी मृत्यु हो जाती है, इनको 1413 में अगला सुल्तान घोषित करते हैं। किसको? नासिरुद्दीन, जो दौलत खां होते हैं, इनको अगला सुल्तान घोषित किया जाता है। लेकिन जो कह सकते हैं अगला पॉइंट लिखते हैं, जो अगला सुल्तान होते हैं, जो दौलत खां होते हैं, दौलत खां को जो नासिर जो होते हैं खिज्र खां होते हैं। कह सकते हैं, आपको बताया गया था कि जो खिज्र खां हैं वो पंजाब को एक स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। इन्होंने जो खिज्र खां होते हैं वे खिज्र खां दौलत खां को पराजित करते हैं। खिज्र खां दौलत खां को पराजित करते हैं। किसको पराजित करते हैं? जो खिज्र खां होते हैं, जो दौलत खां होते हैं। दौलत खां उस समय दिल्ली के, ये कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर संभाल रहे थे। दिल्ली के बागडोर पहले से ही देखा जाए तो जो खिज्र खां हैं वे नासिरुद्दीन के शासनकाल से ही दिल्ली को सुल्तान बनना चाहते हैं या दिल्ली का सुल्तान बनना चाहते थे। उन्होंने जब पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करते हैं या उसको स्वायत्त दिलाते हैं, तो उसी समय वह दिल्ली पे कई बार आक्रमण करते हैं। इस प्रकार जब तैमूर आक्रमण करता है, तैमूर आक्रमण करने के बाद शायद इन्हें दौलत खां को कह सकते हैं अगला शासक बनाया जाता है। लेकिन खिज्र खां जो होता है, खिज्र खां को तैमूर वंश के जो लोग, तैमूर वंश के जो शासक होते हैं, इन्हें मुल्तान का सूबेदार नियुक्त करते हैं। किए थे जो तैमूर वंश के जो तैमूर होते हैं, उन्होंने खिज्र खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किए रहते हैं? मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। जैसे जब तैमूर दिल्ली से वे चले जाते हैं, चले जाने के पश्चात जो खिज्र खां होते हैं, उन्होंने दौलत खां के ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वे दिल्ली को अपने अंडर ले लेते हैं। कह सकते हैं वे दिल्ली के अगले शासक होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो खिज्र खां होते हैं दिल्ली पे एक नए वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं खिज्र खां दिल्ली पे एक नए वंश की स्थापना करते हैं। दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना। इस प्रकार देखा जाए तो जो खिज्र खां होते हैं वे दिल्ली सल्तनत पे नए वंश की स्थापना करते हैं। वह नए वंश का अंश होता है, वह बनता है सैयद वंश होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आज की क्लास में सैयद वंश के बारे में। इस प्रकार खिज्र खां ने देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे अगला वंश की स्थापना करता है। अगला वंश का अंश होता है सैयद वंश होता है। सैयद वंश के अगर हम संस्थापक की बात कर लेते हैं, यहाँ सैयद के संस्थापक होते हैं, खिज्र खां। खिज्र खां देखा जाए तो सैयद वंश के संस्थापक होते हैं। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अगले वंश की स्थापना करते हैं, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के जो सैयद वंश होते हैं उसकी स्थापना करते हैं। अगर आपसे कभी कल क्वेश्चन पूछ ले कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां हो गया। अगर ऑप्शन में सैयद वंश की जगह सर सैयद अहमद खां दिया रहे तो वो ऑप्शन गलत हो गया। सर सैयद अहमद खां सैयद वंश के संस्थापक नहीं थे, क्योंकि कभी काल क्या होता है कन्फ्यूजन में देखा जाए तो नाम में उनके भी सैयद है, इसी वजह से उनको लगा दिया जाता है या लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होता है? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, ना कि सर सैयद अहमद खां है। इन्होंने देखा जाए तो जो सैयद वंश होता है, सैयद वंश अपने साम्राज्य के विस्तार में कोई भी योगदान नहीं देते हैं। कह सकते हैं कि केवल जब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने से, जो पंजाब के शासक होते थे उस समय, उन्होंने दिल्ली की राज, या कह सकते हैं जो खिज्र खां होते हैं वे केवल दिल्ली के शासक बनना चाहते हैं, बाकी उन्होंने दिल्ली के विकास में कोई भी योगदान नहीं करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ अगला पॉइंट लेते हैं, जैसे कह सकते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे दिल्ली सल्तनत के विस्तार में विस्तारवादी नीति अपनाते हैं, और जैसे यहाँ लिख दिया जा रहा है खिलजी वंश दिल्ली खिलजी वंश की विस्तारवादी नीति एवं तुगलक वंश की एवं जो तुगलक वंश था
तुगलक वंश की प्रशासनिक नीति में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण नहीं करते हैं। सैयद वंश क्या होता है? सैयद वंश केवल दिल्ली की बागडोर संभालते हैं, बाकी उसके बाद उन्होंने ना ही जैसे खिलजी वंश के जैसे जो खिलजी वंश होता है उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तारवाद में कई नीतियां अपनाते हैं। इस प्रकार जैसे तुगलक वंश जो होता है, अगला वंश जो होता है तुगलक वंश होता है। तुगलक वंश ने अपने प्रजा के हित में कई प्रशासनिक सुधार कार्य करते हैं, जबकि जो सैयद वंश होता है, सैयद वंश ने ऐसा एक भी कार्य नहीं करते हैं जिससे कि इनके साम्राज्य में लोग खुशी हैं। जैसे आपको बताया गया था, जब राज्य में या कहता है साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति या कह सकते हैं कोई भी समुदाय प्रसन्न नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उस साम्राज्य में विद्रोह की संभावनाएं होती रहेंगी। और वही कार्य होता था सैयद वंश के कार्यवन। देखा जाए तो जब मोहम्मद बिन तुगलक वंश था, उन्हीं के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार कार्य इतने होने के बावजूद भी कई छोटे मोटे विद्रोह होते थे। लेकिन जो सैयद वंश था, सैयद वंश ने कोई भी कार्य या कह सकते हैं कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं करते हैं। इनके साम्राज्य में कई बार विद्रोह होने लगे थे। ये था इनके बारे में। बाकी इन्होंने इनके बारे में कह सकते हैं आपके संबंधित क्वेश्चन या कह सकते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते नहीं हैं। इनके शासनकाल इतना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने प्रजा के हित में ना ही कोई कार्य करते हैं, ना ही कोई इनकी स्थापत्य कला होती। बस केवल एक बार हम लोग इनके जो शासक होते हैं उनका क्रम जान लेते हैं कि इनके कौन कौन से शासक होते हैं, उनका क्या क्या क्रम होता है। देखिए जो खिज्र खां होता है, खिज्र खां के अगर शासनकाल की बात की जाए तो खिज्र खां के शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी के बीच। 1421 ईस्वी के बीच ही खिज्र खां का शासनकाल होता है, जो सैयद वंश के संस्थापक भी होते हैं। और इसी के साथ जान लेते हैं इनको कौन सी उपाधि दी गई थी या उन्होंने कौन सी उपाधि ली थी। ये उपाधि लेते हैं रैयत-ए-आला, यहाँ उपाधि ली लेते हैं, इनको उपाधि लेते हैं ये रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला उपाधि धारण करते हैं। ये होते हैं पहले शासक, कह सकते हैं जो सैयद वंश के संस्थापक होते हैं और उसके बाद पहले शासक होते हैं। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं मुबारक शाह शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल ध्यान देते हैं। शासनकाल होता है 1421 ईस्वी से लेके कितना होता है? 1421 ईस्वी से लेके इनका शासनकाल होता है 1434 ईस्वी के बीच। कितना? 1434 ईस्वी के बीच। अब जान लेते हैं इन्होंने क्या करते हैं। ये भी उपाधि धारण करते हैं, इन्होंने भी अपने साम्राज्य में कर सकते कोई भी कार्य नहीं करता। इस वजह से इनकी उपाधियां क्या होती हैं? उपाधि होती है। इन्होंने उपाधि धारण क्या करते हैं? ये उपाधि धारण करते हैं, शाह उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि? शाह। ये शाह उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद अगले जो शासक बनते हैं, कह सकते हैं जो अगले सुल्तान बनते हैं वो होते हैं मोहम्मद शाह। कौन होते हैं? मोहम्मद शाह अगले सुल्तान बनते हैं। मोहम्मद शाह अगले सुल्तान बनते हैं। इनके कार्यकाल की बात कीजिए तो इनका कार्यकाल होता है 1434 ईस्वी पे लेके इनका कार्यकाल होता है 1434 ईस्वी से लेके 1445 ईस्वी के बीच होता है। 1445 ईस्वी के बीच। और इनकी उपाधि की बात की जाए तो इनकी भी उपाधि में उन्होंने शाह उपाधि धारण करते हैं। क्या होती है? की उपाधि क्या होती है? इनकी भी शाह उपाधि होती है। और इस प्रकार देखा जाए तो जो आखिरी शासक होते हैं, कह सकते हैं कि खिलजी जो सैयद वंश होते हैं, सैयद वंश के जो आखिरी शासक होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन। अगले शासक होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1445 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी के बीच। 1451 से लेकर 1445 से लेकर 1450 ईस्वी के बीच ये अलाउद्दीन आलम शाह का कार्यकाल होता है। अलाउद्दीन आलम शाह देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि सूरा सुंदरियों के बहुत शौकीन होने की वजह से सूरा सुंदरियों के बहुत ही शौकीन शासक थे। तो अलाउद्दीन शाह थे, इन्होंने
अलाउद्दीन आलम शाह जो थे, इन्होंने अपने जो वजीर होते थे, कहने लगे थे अपने वजीर से झगड़ा करने, या कह सकते हैं उन दोनों में अनबन हो जाने की वजह से ये दिल्ली की बागडोर को छोड़ के बदायूं जाके वहाँ पे स्वतंत्र पूर्वक शासन कर रहे थे। दिल्ली की बागडोर ये छोड़ लेते हैं। उस समय वजीर कौन होते हैं? हमीद खां होते हैं, वजीर होते हैं। हमीद खां वजीर थे। हमीद खां से अनबन हो जाने के बाद ये बदायूं चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बदायूं जाते हैं, वहाँ पे अपने स्वतंत्र पूर्व शासन करते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो 1450 ईस्वी में जो होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सैयद वंश का अंत हो जाता है। और जो दिल्ली सल्तनत पे अगला वंश स्थापित होता है, कह सकते हैं जो अगला वंश दिल्ली सल्तनत पे राज करेगा, वो होता है लोधी वंश होता है। इन सब के बारे में, लोधी वंश के बारे में हम लोग कल देखेंगे कि लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, उन्होंने क्या योगदान दिया दिल्ली सल्तनत के विस्तार में, इन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।